हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की। आज हम ये भी मुद्दा उठाएंगे कि सबको पता था कि बिहार में जाने वाले लोगों की एक लंबी झड़ी लगेगी और ये दिखना शुरू हो गया था 4-5 दिन पहले तमाम देश के रेलवे स्टेशन में, अलग अलग हिस्से में। लेकिन नहाय खाए का दिन है और आज भी वो भीड़ कम नहीं हो रही है। रेलवे का ये मिसमैनेजमेंट क्या कहता है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जातिगत समीकरणों की भी बात होगी। बिहार के चुनाव में जातिगत समीकरण की भूमिका कोई छिपा राज नहीं है। माना जाता है कि बिहार में जिस दल ने सियासी समीकरणों को साथ दिया, आधी बाजी उसकी हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। सबसे पहले बात जेडीयू की। जेडीयू ने 37 ओबीसी उम्मीदवार, 22 ईबीसी उम्मीदवार, 15 एससी उम्मीदवार, 22 सवर्ण उम्मीदवार, 4 अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारे हैं। तो बीजेपी ने 15 राजपूत उम्मीदवार, 11 भूमिहार उम्मीदवार, 7 ब्राह्मण उम्मीदवार, 19 ईबीसी उम्मीदवार और 11 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने 53 यादव उम्मीदवारों के साथ 24 अन्य ओबीसी उम्मीदवारों को उतारा है। 18 मुस्लिम उम्मीदवारों के अलावा 15 सवर्ण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यानी आरजेडी ने इस बार भी यादव मुस्लिम समीकरण पर भरोसा जताया है। तेजस्वी यादव ने घुसपैठियों पर बीजेपी के बयान को अल्पसंख्यक समुदाय का अपमान बताया है। अमित शाह जी इन्हीं को घुसपैठिया बोलते थे ना। इनके नेता और ये लोग गंदी गंदी नारे लगा के गालियां किनको देते थे? अल्पसंख्यक समाज को देते थे। और यही लोग पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। अमित शाह जी की भी इस चिंता को हम लोग दूर करेंगे। लेकिन अमित शाह जी, आपको इतना नफरत क्यों हो गया अति पिछड़ा समाज से? अगर एक अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति अगर डिप्टी सीएम बनता है तो आप इतना नफरत क्यों कर रहे हैं? तो कोई चिंता की बात नहीं। हमने पहले भी कहा है कि ये देश सबों का देश है, सबका इस देश की आज़ादी में योगदान रहा है, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जाति के हो। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में पोस्टर वार भी अपने चरम पर है। पटना में पोस्टर लगाया गया जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ बिहार का नायक लिखा हुआ है। ये पोस्टर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। साफ है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मजबूत चेहरा बताने की कोशिश की जा रही है। पोस्टर में तेजस्वी को युवा नेता के रूप में दिखाया गया है। बीजेपी ने इस पोस्टर पर तंज कसते हुए कहा है कि वे खलनायक हैं और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये लोग जननायक का उपाधि यहां से गायब कर दिए, कर्पूरी ठाकुर जी का। ये बिहार का अपमान था और राहुल गांधी जी को पूरा झेलना पड़ा। पूरे बिहार की मतदाता ने आक्रोश जाहिर किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ही हो सकते हैं, जननायक शब्द राहुल गांधी के पीछे नहीं लगेगा। तो जन हट गया, तो अब वो नायक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नायक नहीं, खलनायक हैं ये। तो ये खलनायक हैं। अब कल लगाएंगे, अभी जन हटाए हैं, नायक पर आए हैं, कल खल लगा देंगे, तब फिर एक नया गाना आपको सुनाऊंगा। क्योंकि इनके पास, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा विहीन हो जाता है वही ये सब काम करना शुरू करता है। तो दिलीप जायसवाल गाना गा रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज में गाना गा रहे हैं। वो नायक नहीं खलनायक हूं मैं। और आपको याद है खलनायक फिल्म आई थी, किसकी आई थी? संजय दत्त की। और ये गाना अपने ज़माने में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। सवाल ये उठता है कि बिहार की राजनीति में कौन नायक है, कौन खलनायक है? इसी पर बहस होगी। अनंत अमित जी मेरे साथ है, मनोज लाल दास जदयू के नेता मेरे साथ है, ओमकारेश्वर पांडे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ है और बादशाह आलम प्रवक्ता आरजेडी के मेरे साथ है। अनंत अमित जी, नायक बताया जा रहा है, क्या बिहार की राजनीति के नायक है तेजस्वी यादव? नहीं, देखिए दीपक जी, तेजस्वी यादव जी कभी भी बिहार के राजनीति के नायक हो ही नहीं सकते। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में इस तरीके से लिप्त हो, जमीन के बदले नौकरी देता हो, नौकरी के बदले जमीन लेता हो, इस तरह के जिसके ऊपर आरोप लग चुके हैं, कोर्ट ने तय कर चुका है, वो आदमी कैसे नायक हो सकता है? देखिए, नायक तो वो हो सकते हैं ना, हमारे कर्पूरी ठाकुर हमारे बिहार के नायक। कल दीपक जी आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने पुनः बिहार के लोगों का एक बार अपमान करने का काम किया है। 98 जिस सीताराम केसरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे और उनको बाथरूम में बंद करके उनकी धोती तक खोलने का काम ये कांग्रेस के परिवार के लोगों ने किया। और कल 27 साल बाद जिस तरीके से सीताराम केसरी की याद कांग्रेस को आ रही है, तो ये दर्शा रहा है कि बिहार का चुनाव कितना इंडी गठबंधन के लिए टफ है
क्योंकि 27 साल बाद ओबीसी की याद कांग्रेस को आई है और कांग्रेस उनके तस्वीर पे माला पहनाने का काम कर रही है। ये दर्शा रहा है कि बिहार में नायक कौन है और खलनायक कौन है। इस देश में अगर कोई नायक है तो श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, और हमारे प्रदेश में अगर नायक है तो श्री नीतीश कुमार जी है, जिसके नेतृत्व में हम बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। बादशाह आलम जी गाना सुना दिया दिलीप जायसवाल ने कि तेजस्वी यादव नायक नहीं खलनायक हैं। अरे ये तो हमारे दिलीप जायसवाल जी खुद ही बता रहे हैं कि खलनायक हूं मैं। इनके यहाँ एक दो खलनायक थोड़ी हैं, ये तो खलनायकों की जो है ये महासभा बना रखी है इन्होंने। ये बिहार की जनता देख रही है। और जहां तक ये तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, तो वो बिहार के अंदर मुद्दों पे राजनीति कर रहे हैं। अभी ये कर्पूरी ग्राम गए थे हमारे मोदी जी, इन्होंने क्या करा कर्पूरी ठाकुर जी के साथ? आपने दीपक जी आपने देखा होगा उस वक्त जब उन्होंने 78 के अंदर जो 24% आरक्षण दलितों पिछड़ों को जो दिया, तो उनकी जो है फुल बहुमत की सरकार को इन्होंने कैसे गिरा दिया। उस वक्त इनका नाम जो है नाम बदला हुआ था, थे यही लोग, आरएसएस थी, और उस पर उनको सरकार गिरा दिया गया। और ऐसे वैसे वहां नारे लगवाए गए इन लोगों के द्वारा कि ये आरक्षण कहां से आई, तो कर्पूरिया की माई भी आई। मतलब इस तरह के वार्ड इन लोगों ने यूज किए थे उस वक्त। आज ये कर्पूरी ठाकुर के कंधे पर सवार होकर बिहार के दलितों पिछड़ों को भरमाना चाहते हैं। तो जो वहां के वो जननायक थे और लोग उनको जननायक, उसी विरासत को लालू प्रसाद यादव ने आगे बढ़ाया, तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ाया राहुल गांधी के साथ लेके। तो ये सब देख के इनके अंदर घबराहट बहुत है। तो अब ये अपना 20 साल वाला तो कोई उपलब्धि बताएंगे नहीं, तो ये क्या करेंगे? ये उधर ही जाएंगे, या तो ये पास्ट की बात करेंगे कि 2014 के बाद क्या हुआ, 1947 में क्या होगा। अरे बिहार की जनता, बिहार की युवा इस वक्त कह रहा है कि हमारी नौकरी कहाँ है, ये महंगाई से हम क्यों त्रस्त हैं, हमारी पढ़ाई का क्या हो गया, बिहार से बाहर जाके हमको पढ़ाई करना पड़ता है। तो इन सब चीजों का जवाब इनको आके देना चाहिए। ये प्रेजेंट में 20 साल से अपना ये हिसाब किताब तो देंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो ये बताएंगे क्या? तो ये दिन में 4 बार लालू प्रसाद का नाम जपेंगे, ये जंगल राज की बात करेंगे, सुशासन बताएंगे। तो इन्होंने नाम चेंज करने के अलावा ये कुशासन को इन्होंने सुशासन से बदल दिया, रोजगार को इन्होंने लाभार्थी से बदल दिया, गया को गया जी कर दिया। अभी एक नेत्री गई हुई है वो मैथिली ठाकुर, वो शायद अलीगढ़ से चुनाव लड़ रही है, कह रही है कि मैं इसका नाम सीता। वहां जो है आपको देखा होगा, वहां मिथिला वासियों को पगड़ी को इन्होंने उछाल के जमीन के ऊपर फेंक दिया कि जो वहां का सम्मान माना जाता है, उसके अंदर वो कटोरा बना के मखाना खा रही है। तो ये सब ये क्या करेंगे? ये क्या बिहार की जनता में क्या मुंह लेके जाएंगे ये? और बिहार की जनता इनकी बात सुनेगी? वहां जिस तरह से मंगल पांडे को दौड़ाया गया, इनके जो है सिन्हा जी जो डिप्टी सीएम है उनको दौड़ाया गया, सम्राट चौधरी को बस से नीचे नहीं उतरने दिया, वहां की पब्लिक जो इनके सपोर्ट में आई थी इन्हीं से कह रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। कहाँ वोट चोरी का नारा है बादशाह जी? चलिए मैं आगे चलता हूं और मैं सीधे चलता हूं अनंत अमित जी के पास। अनंत अमित जी बताइए, कई सारे आरोप लगा दिए इन्होंने, क्या कहेंगे इनके तमाम आरोपों पर? ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं का अपने क्षेत्रों में प्रचार करना भी दूभर हो गया है, कई इंसिडेंट की जानकारी तो हमें भी है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? देखिए दीपक जी, मैं अभी अपने मित्र को बता देना चाहता हूं कि आज मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं, लालगंज कॉन्स्टिट्यूंसी है, शिवानी शुक्ला यहां से उम्मीदवार है, मुन्ना शुक्ला की बेटी। और आज उनको एक गांव है, उस गांव का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, वो गांव है, उस गांव में आज उनको घुसने नहीं दिया गया। धनसी उस गांव में आज उनको घुसने नहीं दिया। जब मैं क्रॉस कर रहा था तो गांव के बाहर नारे लग रहे थे उनके खिलाफ। ये आरजेडी के उम्मीदवार है। आलोक मेहता जी किसका उम्मीदवार है? उजियारपुर से। उनको गांव में कल घुसने नहीं दिया गया, सिटिंग एमएलए है उजियारपुर से, उनको गांव में नहीं घुसने दिया गया है। और जहां तक बात विकास की बात कर रहे हैं बादशाह जी, मैं आपको बताना चाहता हूं 20 वर्षों का, इस 1947 के बाद दीपक जी बिहार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी, जिनके खिलाफ एक भी कोई करप्शन का आरोप नहीं। और विगत 20 वर्षों में जितना माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए काम किया है, मुझे लगता है कि कोई भी मुख्यमंत्री विगत बिहार के लिए इतना काम नहीं किया। बिहार को बदलने का काम अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार, और उनके ऊपर एक भी करप्शन के आरोप नहीं लगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए दीपक जी, मैं उस समय पहले भी कह रहा था कि 2020 और 2025 के चुनाव में फर्क क्या है। मैं बादशाह जी आपको बता देना चाहता हूं, 2020 के चुनाव में 37.023% वोट हमें मिला था, 37.20% वोट इंडी गठबंधन को मिला था। जबकि उस समय चिराग पासवान जी और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी अलग चुनाव लड़ रहे थे। चिराग पासवान जी को
6% वोट मिला था और उपेंद्र कुशवाहा जी को 1.66% वोट मिला था। उस हिसाब से दीपक जी, मैं बार बार तो कह रहा हूं कि हम इसलिए चुनाव जीतकर एनडीए पुनः आ रही है कि हमारा 45% के आसपास वोट है और इंडी गठबंधन आज भी 37.5 और 38% पे टिपक रह जाएगी। और हम बार बार कह रहे हैं 200 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जीत कर आ रही है। ये हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के साथ, और हमने जो विकास का जो काम किया है, बादशाह जी आप कह रहे हैं ना 20 वर्षों में क्या किया है, 20 वर्षों में बिहार की सड़कों को बदलने का काम हमने किया है, बिहार में इंफ्रा, हमने बिहार में सुशासन लाने का, बिहार के अपराध को समाप्त करने का। आज जो बिहार का गांव जो सड़कों से जुड़ा है वो हमारी देन है। बिहार में 7 मेडिकल कॉलेज हमने खोला है, बिहार में एम्स हम लेकर आए हैं, बिहार में आईआईटी हम लेकर आए हैं, बिहार में एनआईटी हम लेकर आए हैं। आपने जिस नालंदा विश्वविद्यालय को जिसका दुनिया में डंका पिटता था उसको आपने बर्बाद करने का काम किया। आज नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः हमने जागृत करने का काम किया, हमारी सरकार ने किया है। और आज महिला और दीदियों की बात कर रहे हैं, उनको सम्मान देने का काम हमने किया है। मैंने बार बार कहा है दीपक जी, बिहार पहला इस हिंदुस्तान का प्रदेश है जहां पे निकाय के चुनाव में महिलाओं को 35% आरक्षण और महिलाओं को नौकरी में 50% आरक्षण देने का काम बिहार की सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। तभी हमारी मां बहनें आज इतने ऊंचे पायदान पे पहुंच रही है। ओमकारेश्वर पांडे जी, आप जानते हैं फिर आपको क्यों भेजना पड़ रहा है? वो तो सारे आपके साथ होने चाहिए। महिलाओं को ये 10-10 हजार रुपया क्यों घूस देना पड़ रहा है आपको? वो तो आपने उनको जो है मोदी जी के सभाओं में जुटाने वाले भीड़ बना रखा है। आपने जिसकी बात कर रहे हैं कि जिनको 10-10 हजार रुपया देना पड़ रहा है आत्मनिर्भर बनाने का पैसा है, जीविका दीदी भाई, का पैसा है। जीविका दीदी, ठीक है बादशाह जी आनंद जी थोड़ा सा रुकिए, मुझे ओमकारेश्वर पांडे जी के पास जाना है। ओमकारेश्वर जी, आपको पता है बिहार में जाति की राजनीति भी बड़ी चलती है और जो सोशल इक्वेशन है, आपको नहीं लगता बीजेपी के पक्ष में मजबूत है? क्योंकि यार बीजेपी के 37% वोट उठाए जाएं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा के वोट जोड़ दिए जाएं, उसमें चिराग पासवान के वोट जोड़ दिए जाएं, तो ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन तो ऑलरेडी बन जाता है 2020 के कठिन चुनाव के हिसाब से के कंपैरिजन में। तो आपको नहीं लगता है एनडीए कंफर्टेबल है, एनडीए आरामदेह है कम से कम कास्ट इक्वेशन के मामले में? क्योंकि मुसलमान यादव तो तेजस्वी को वोट कर देगा, लेकिन बाकी के वोट चुनाव जीतने के लिए वो कहां से लाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। कंफर्टेबल तो बिल्कुल नहीं है। कंफर्टेबल होते तो इतने सारे फ्रीबीज जितने भारत के इतिहास में किसी भी चुनाव में किसी भी राज्य में नहीं दिए गए, उतने नहीं बांटे। और वो पार्टी बांट रही है जिसने बेसिकली फ्रीबीज का जो है विरोध किया कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, फ्री बिजली बिल भी जो आपने 125 यूनिट देने की वो घोषणा की है, ये भी दिल्ली के बाद दूसरा प्रदेश आपका होने जा रहा है जिसमें आप इस तरह का घोषित कर रहे हैं, जो कि बीजेपी की पॉलिसी से मेल नहीं खाता। 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक सिचुएशन है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं 50 से 60% जो है वो क्राइम रेट बढ़ा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो बता रही है। जो क्राइम अगेंस्ट दलित है वो कम से कम 200% बढ़ा है। हेट क्राइम बढ़ा है, क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ा है, महिलाओं के खिलाफ भी जो है केसेस जो है वो बढ़े हैं। दूसरा, जो शुरुआती दौर में नीतीश सरकार ने जो स्पीडी ट्रायल शुरू किया था, उस स्पीडी ट्रायल की स्पीड बहुत धीमी हो गई है और जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम हो गया है, जिसका नतीजा ये है कि जो केसेस थे जो पहले 60,000 के आसपास थे, वो अब 1 करोड़ 60 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। पेंडेंसी ऑफ द केसेस बहुत ज्यादा है। डेवलपमेंट और इसकी जो आपने बात कही, जो घोषणाएं हुई हैं, बहुत सारी घोषणाएं जमीन पर नहीं आ पाई। दूसरा, करप्शन के मामले में इन्होंने कहा जो और पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं वो 20 सालों में बताती हैं कि करीब 100 से ज्यादा पुल बहे हैं और 80,000 करोड़ का करीब उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो उस पर कितना एक्शन हुआ, क्या हुआ? यहां तक कि मनरेगा में भी जो माना जा रहा है कि उसमें 30% जो है वो चल रहा है और वो चल रहा है, और सीएजी की रिपोर्ट में बहुत सारा इसका खुलासा है। तो मैं नहीं समझता कि इन दोनों मसले पे, अभी हाल में हम लोगों ने देखा था पटना में किस तरह से हॉस्पिटल में घुस के लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वो बहुत हालात
सुधरने की बजाय बिगड़े हैं। भ्रष्टाचार के मसले पे जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है उसमें राजस्थान नंबर 1 पे है, बिहार दूसरे नंबर पे है। तो ये सारे जो आंकड़े बताते हैं वो कोई बहुत अच्छी पिक्चर नहीं देते। फिर आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि कंफर्टेबल मेजोरिटी और वो आएंगी। 6 जिलों में तो पार्टी ने अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे, वो छोड़ दिए हैं। नीतीश कुमार को कहते हैं वो। ओमकारेश्वर जी, आपका संपर्क कनेक्टिविटी की कुछ दिक्कत है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं बिहार के अंदर। सीधा चलते हैं वहां, उसके बाद जेडीयू का रिएक्शन लेंगे ओमकारेश्वर पांडे जी ने जो कहा है उसके ऊपर। तो गृह मंत्री अमित शाह देखिए, एक तरफ उन्होंने देखा, शायद माइक्रोफोन की कोई दिक्कत थी। ये माइक हम लोगों के बीच में दरार नहीं डाल सकता भाई। नालंदा वालों, एनडीए को जिताना है। भाइयों बहनों, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये लालू, राहुल, ममता, मायावती सभी लोग धारा 370 हटाने की ना बोलते थे। मैं जब बिल लेकर खड़ा हुआ, राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। और मोदी जी ने किसी की नहीं मानी, धारा 370 समाप्त कर दी। और भाइयों बहनों, खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई, कंकर चलाने। और हमारा कश्मीर आज भारत के साथ जुड़ चुका है। और मोदी जी ने इस देश पर बहुत बड़ा प्रयास कर इस देश को आतंकवाद से मुक्त करा है। एक जमाना था, आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं करता था। मोदी जी ने पहलगांव में अभी हमला हुआ, 10 दिन के अंदर ही मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और मित्रों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त किया, बिहार को नक्सलवाद से मुक्त किया, और मोदी जी ने हमारे देश को समृद्ध भी किया है। हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें स्थान पर थी, आज नालंदा वालों, भारत की अर्थव्यवस्था संसार में 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है, 4थे नंबर। क्या खुश हो जाते हो भाई? 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था नहीं चलती, 2027 में हम संसार में 3रे नंबर का अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और गरीबों के लिए देश में 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया। तो अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए अमित शाह, और उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटाने का। लैंडमार्क डिसीजन था, एक ऐसा डिसीजन था जिसने भारत की राजनीति में जो लंबे समय से एक पेंडिंग विषय जिसको कहते हैं कि क्या कश्मीर भारत की मुख्य धारा से कभी जुड़ेगा, वो काम किया था एनडीए की सरकार ने, और उसी की याद वो लोगों को दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा हुआ, उसी तरह से बिहार से नक्सलवाद का खात्मा भी हुआ है। इन सब के बीच आपको पता है छठ का महापर्व शुरू हो गया है। आज नहाय खाए का दिन था, और नहाय खाए के इस दिन के बाद ऐसा माना जा रहा था कि शायद रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम होगी, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है रेलवे स्टेशन पर। हमारी सहयोगी खुशबू ने इसका जायजा लिया है। फिर मैं सवाल पूछूंगा जो एनडीए के नेता हैं कि तब बिहार के लिए सबको पता था कि इस तरह की आपाधापी अंत समय में ट्रेनों के चलते होगी, तो पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए खुशबू ने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में क्या देखा।
छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज नहाए खाए का दिन है, लेकिन अभी भी अगर बात की जाए रेलवे स्टेशनों पर भीड़ की, उसी तरीके से देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और यहाँ के हालात अभी भी उसी तरीके से बने हुए हैं। लोग अभी भी अपने अपने घरों को जाने के लिए यहाँ रेलवे स्टेशन पर भीड़ जो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए लंबी सी लाइन पूरी है और इसमें ज्यादातर वही लोग होंगे जो छठ के लिए यूपी, बिहार और झारखंड जा रहे होंगे। दूसरी तरफ ये पूरा जो एरिया है, होल्डिंग एरिया बनाया गया है। लगभग हजारों लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी गाड़ी का इंतजार कर सकते हैं और यहाँ ये होल्डिंग एरिया भी भरा हुआ है। लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं। लोग यहाँ पे आज जो है छठ पूजा की शुरुआत हुई है, आज से नहाए खाए। अच्छा, लोगों से भी बात करते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? झारखंड। झारखंड जा रहे हैं, छठ पूजा मनाने जा रहे हैं। यस, छठ पूजा रांची। अच्छा, आज से तो शुरुआत हो चुकी है। हाँ, आज खरना पूजा, आज नहाए खाए है। हाँ, तो लेट नहीं हो गई? लेट हो गई, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं सम्मिलित होने के लिए। मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। तो लोग जो है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रही है मैम? कानपुर। अच्छा, छठ पूजा के लिए जा रही है? ऐसे सिस्टर है ऐसे। हाँ। छठ पूजा करती है? नहीं, से मिलने जा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? भरतपुर। भरतपुर। अच्छा, राजस्थान। और तो लोग जो है कहाँ जा रहे हैं मैम? बिहार जा रही हूँ। आप छठ पूजा के लिए? हाँ, छठ पूजा के लिए। लेट नहीं हो गया? आज तो शुरुआत हो चुकी है। तो ऑफिस भी होता है ना, फिर छुट्टी नहीं मिल पाती ना। नहीं, बिहार ही जा रहे साथ में, बेगूसराय। टिकट मिल गया था? मिल गया। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ। छठ पूजा के लिए जा रहे हैं क्या? नहीं। तो ज्यादातर अभी भी जो यहाँ पे लोग हैं जो अपने अपने, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कानपुर जा रहे हैं। यहाँ कुछ खास? नहीं, दिवाली के लिए आए थे। तो कई सारे लोग हैं अभी भी जा रहे हैं बिहार। सबको अपनी नौकरी की दिक्कत है, नौकरी में छुट्टी नहीं मिलती है, तो छठ पूजा में पूरे टाइम कैसे रहें? तो जितने भी कम वक्त रह सकते हैं वो अपना छठ पूजा जो है अपने परिवार के साथ ही मनाना चाहते हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अनंत अमित है, बीजेपी के प्रवक्ता, मनोज लाल दास है, नेता है जनता दल यूनाइटेड के, ओमकारेश्वर पांडे है, वरिष्ठ पत्रकार, और बादशाह आलम है, प्रवक्ता है आरजेडी के। मनोज लाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, पूरे देश के अंदर आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, लालू यादव भी ट्वीट कर रहे हैं कि रेलवे में भयानक बद इंतजामी देखने को मिल रही है छठ महापर्व के समय में। ऐसा कैसे हो गया? सरकार को पता था, सरकार को जानकारी थी कि छठ में कितने लाखों लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, बिहार जाते हैं, अपने घरों की तरफ जाते हैं, ऊपर से लोकतंत्र का भी महापर्व है, तो ये बद इंतजामी क्यों आखिरकार? नमस्कार दीपक चौरसिया जी, सभी लोगों को छठ मैया का आज से शुरुआत है। आपके तमाम दर्शकों को छठ मैया की ओर से ज़्यादा सुखी मिले। देखिए, आपकी बात को मैं काट नहीं रहा हूँ, भीड़ तो है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, लेकिन बद इंतजामी नहीं है। ट्रेनों की संख्या नियम के अनुसार ही चलती होगी। पिछले बार से तो इस बार अधिक ट्रेन है, लोग क्यू लगाकर आराम से जा रहे हैं। बद इंतजामी पिछले साल था, मैंने स्वीकार करता हूं, लेकिन उससे रेलवे ने सबक लिया है और इस बार कम से कम प्रमुख जगहों पर, हैदराबाद में देखा है हमने, दिल्ली के अंदर देखा है, कानपुर के अंदर देखा है, कई जगहों पर देखा है कि रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस, ज्यादातर आरपीएफ और जीआरपी जो है, सारे लोग मिल के कर रहे। इसलिए ये कहना, अब ट्वीट आप डाल दीजिए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। बद इंतजामी उसको कहते हैं कि जहां लोग चढ़ रहे हैं, कहीं पर कई तरह की घटना घट जा रही है, लेकिन अभी तक ये दिवाली नहीं, दशहरा से ये भीड़ चल रही है, लेकिन अभी तक कहीं से किसी तरह की अप्रिय घटना किसी भी स्टेशन पर नहीं हुई है, ये जानकारी है। और हमें विश्वास है कि छठ मैया के पूजा में जो लोग भी जा रहे हैं उनके साथ इस तरह की नहीं होगी। लेकिन ये लालू जी जैसे
राजनेता या राहुल गांधी जी जैसे राजनेता कि उनको बहुत कष्ट हो रहा है बदइंतजामी देखकर, तो जनाब वो अपने शासन काल में भी लोग आते थे, जिस तरह से जो ट्रेन रहता था उसमें भी इससे भी ज्यादा बदतर स्थिति रहती थी, लेकिन आज बदइंतजामी नहीं है। ठीक है, मैं ये आज नहीं बात कह रहा हूं इंतजामी कि नहीं है। बहुत सीधे अच्छी चलते है। हैं बादशाह आलम जी के पास। बादशाह आलम जी, लालू जी तो एक खुद रेल मंत्री रह चुके हैं, लेकिन लालू जी के रेल मंत्री रहते हुए भी छठ पे यही हाल रहते थे, कोई बदल नहीं जाते थे। तो आपने भी कोई आमूल चूर परिवर्तन कर दिया हो रेलवे की व्यवस्था में, ऐसा नहीं है? बादशाह आलम जी, एक छोटा सा जवाब। नहीं, जब लालू जी का जब वो रेल मंत्री थे तब उसमें रेल की देखिए क्या दशा थी। उन्होंने एक गरीब रथ चलाई थी गरीब लोगों के लिए कि उनका भी हक बनता है एसी में सफर करने का। और जो वीडियो और जिस तरह के ये जो सीन दिखाए जा रहे हैं रेलवे के ऊपर आजकल, इस तरह का तो तमाशा कभी भी नहीं देखने को मिला था। ये कहने के लिए कुछ भी कहें लालू यादव के ऊपर, तो ये जो है 20 साल पहले ही जाएंगे और वहीं की बात करेंगे। ये आज की जो परिस्थिति है उसके ऊपर ये नहीं आएंगे कि क्या बद इंतजामी चल रही है। कितने 2 लोग बॉम्बे से आ रहे थे, वो ट्रेन से गिर के मर गए, ये तो सबने देखा। ये तो ये सारी चीजें हैं, इनको नहीं दिखाई देंगी। हमेशा ये सुशासन की बात करेंगे, सब कुछ गुड्डी गुड्डी चल रहा है, फिर भी ये बिहार के जनता के सामने नहीं जा पा रहे हैं ये। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं यहां से अनंत अमित जी के पास। अनंत अमित जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, इस बद इंतजामी पर कुछ कहेंगे? उतना स्मूथ तो नहीं है जितने के लिए प्रिपरेशन की गई थी। दीपक जी देखिए, स्वयं माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी पूरे दिल्ली के तमाम स्टेशनों पे खुद भ्रमण कर रहे हैं। 12 लाख कर्मचारी लगाए गए हैं, अधिकारी से लेकर 4th ग्रेड तक के कर्मचारी, जो कि सुचारू रूप से किस तरीके से लोगों को पहुंचाया जा सके, कोई अप्रिय घटना न घटे। और सैकड़ों स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं। और आपने रेल की बात की और माननीय लालू यादव जी की बात की, तो यही लालू यादव जी रेल मंत्री रहते हुए आज जो करप्शन के उनके ऊपर IRCTC में चार्ज लगे हैं और भी कई आरोप लगे हैं, इसी रेल मंत्री रहते हुए लगे हैं। और जो चारा घोटाला के बाद की बात है, पुनः उनको लगता है जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। छठी मैया का दिन है, मैं इस बात को नहीं कहना चाहता था, लेकिन बादशाह जी बोले तो मुझे ये कहना पड़ा। और आज जो रेल की व्यवस्था है निश्चित तौर पर पहले से बेहतर है। ठीक है, आप इसे बेहतर बता रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्षी ये कह रहे हैं कि ये क्या हवाल हो गया रेलवे का। क्योंकि बिहार चुनाव से बड़ा मुद्दा है। छठ पूजा बिहार की सबसे बड़ी आस्था का महापर्व है और इस आस्था के महापर्व पर हर व्यक्ति अपने परिवार के पास जाना चाहता है। कितने पहुंच पाए इस पर हमारी नजर होगी। और क्या ये पोलिंग तक रुकेंगे, क्योंकि 6 और 11 2 दिनों का मतदान है, अभी 3 दिन तक छठ पूजा और चलेगी। क्या ये लोग पोलिंग तक रुक पाएंगे और क्या इनके वोट बिहार में हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, जिसका पल पल का विश्लेषण हम लाइव टाइम्स पर करते रहेंगे। हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही।